पार्ट 2। पिछले सेशन में हमने कूलॉम के नियम तक पढ़ाई की थी। अब इसके आगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र से शुरू करते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि जब आप किसी आवेश को, चार्ज को कहीं पे रखते हैं तो उसको चारों तरफ एक अदृश्य फील्ड बन जाता है, विद्युत क्षेत्र इसको कहते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर अगर कोई दूसरा आवेश आता है तो फिर दोनों आवेशों के बीच बल कार्य करता है। मान लीजिए कि आप एक आवेश रख दें सूर्य के पास और एक आवेश रहे पृथ्वी के पास। हालांकि इस यहाँ पे दूरी बहुत ज्यादा हो जा रही है, तो आपको क्या करना होगा, बहुत पावरफुल आवेश लेना होगा जिसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण बहुत ज्यादा हो। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि एक आवेश यहाँ रख दिया, एक आवेश वहां रख दिया, होगा क्या, एक आवेश पृथ्वी पर, एक आवेश सूर्य पर, इससे चारों तरफ विद्युत क्षेत्र निकलेगा। ये विद्युत क्षेत्र अदृश्य होता है और ये फैलना शुरू होगा। फैलना शुरू होगा, किस स्पीड से फैलता है विद्युत क्षेत्र, लाइट के स्पीड से चलती है। तो ये लाइट के स्पीड से यहाँ तक पृथ्वी तक पहुंचेगा, तब जाकर के इन दोनों आवेशों के बीच बल लगना शुरू होगा। ठीक है, तो क्या विद्युत क्षेत्र एक भौतिक राशि है? नहीं, विद्युत क्षेत्र को हम लोग नहीं माप सकते। हम लोग क्या मापेंगे, हम लोग मापेंगे इस विद्युत क्षेत्र की शक्ति को, जिसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, विद्युत क्षेत्र की ताकत, कितना विद्युत क्षेत्र फोर्स लगा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितना फोर्स लगा सकता है। तो जब आप दो आवेश लेते हैं तो क्या होता है, उनके बीच एक बल कार्य करता है। यह बल, यहाँ पर मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो कूलॉम के नियम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो हालांकि ये कूलॉम के नियम से अलग नहीं है, चीज एक ही है, बोलने का तरीका अलग अलग है। कि जब आप एक दो आवेश रखते हैं तो इन दोनों के बीच लगने वाला, लेट से ये आवेश Q1 है और ये आवेश Q2 है, तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है दो चीजों पर निर्भर करता है। इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, एक तो इस आवेश के परिमाण पे निर्भर करता है कि ये चार्ज कितना है, दूसरा ये जो फोर्स है वो इसके फील्ड के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। दो चीजों पर, एक इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है और दूसरा ये वाला जो चार्ज है इसके फील्ड का इंटेंसिटी इस पॉइंट पर कितना है। लेट्स से यहां पर अगर हम लोग 5 कूलॉम चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है 10 न्यूटन। अगर यहाँ पर इसको हटा करके 10 कूलॉम का चार्ज रखते हैं तो उस पे बल लगता है 20 न्यूटन। लेट्स से यहाँ पर 100 कूलॉम का चार्ज रखते हैं तो उस पे बल लगता है 200 न्यूटन का। तो ये बताइए कि अगर 1 कूलॉम का बल, 1 कूलॉम चार्ज रखेंगे तो उस पे यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा, तो उस पे लगेगा 5 कूलॉम पे 10, तो 1 कूलॉम पे 10/5 2 न्यूटन। तो 1 कूलॉम पे जितना फोर्स लगेगा वही बताता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की जो ताकत है, तीव्रता है, वो कितनी। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, पहले एक बार डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर इकाई आवेश यानी कि 1 कूलॉम आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इंग्लिश में अगर बोलूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे विद्युत क्षेत्र, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, मान लीजिए Q चार्ज पर F फोर्स लगता है तो यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, F/Q। और यूनिट चार्ज यानी इकाई आवेश पर जितना बल लगता है उसको ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, विद्युत क्षेत्र
टू बी मोर स्पेसिफिक विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको कि E से डिनोट करते हैं, कितना हो जाएगा F/Q। क्यों? क्योंकि यूनिट चार्ज पे लगने वाले फोर्स को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो देखिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और जब आप उसको चार्ज से यानी आवेश से डिवाइड करते हैं तो आवेश तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर को जब आप स्केलर से भाग देते हैं या गुना करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो एक वेक्टर होता है। यानी फोर्स एक वेक्टर है, उसको एक स्केलर चार्ज से डिवाइड किए तो जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली वो एक सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिर यहाँ पर एरो का साइन जो कि वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर लगाया जाता है वो क्यों नहीं दिया है? क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ परिमाण की बात करना चाहता हूँ। अगर आप इसको एक एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर बाई Q। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जहां पर अगर आप वेक्टर हटा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं आपसे। ये हो गया, और इस हिसाब से आप F का वैल्यू पुट कर दीजिए। F का वैल्यू क्या होता है? F का वैल्यू होता है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चिंता मत कीजिए, ये वही K है, इसको आप K भी लिख सकते हैं, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पर पहला आवेश Q1 है जिसको मैं कैपिटल Q से डिनोट कर दे रहा हूं, और जो दूसरा छोटा वाला आवेश है Q2 उसको मैं स्मॉल q से डिनोट कर रहा हूं, और बीच की दूरी है R स्क्वायर। ठीक है, ये तो बल हुआ। ये जो दूसरा वाला आवेश है जिसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं उससे आपको भाग दे देना है। ये F का मान हुआ और Q से भाग दे दिए, Q से डिवाइड कर दिए तो Q कैंसिल हो गया, और E का मान मिला आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई R स्क्वायर। ये होती है Q चार्ज के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किन चीजों पर डिपेंड करती है? तो मान लीजिए ये चार्ज हमने रख दिया, ये चार्ज हमने रख दिया, इसके कारण चारों तरफ एक क्षेत्र बन गया, फील्ड बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से R दूरी पर एक पॉइंट है, R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, यहां पर फील्ड का मान कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। याद रखिएगा, इसको ही हम लोग K बोलते हैं। K का मान SI यूनिट में 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, और CGS सिस्टम में इसका मान 1 होता है। स्टूडेंट्स को मैं प्राय देखता हूं कि कभी भी आंसर में इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं कि आपसे जो यूनिट पूछा गया है वो SI में पूछा गया है या CGS में पूछा गया है या किसी और सिस्टम में पूछा गया है। सीधे धड़ल्ले से जो SI यूनिट में होता है वही वाला टिक कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, आपको बहुत बार कंफ्यूज किया जा सकता है। जब आपसे SI पूछा जाए तब SI यूनिट जवाब दीजिए। कुछ चीजों के CGS मात्रक भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जब CGS पूछा जाए तो आप CGS में पूछा गया है इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि ऊष्मा का CGS मात्रक है, अब ऑप्शन में रहेगा जूल, अर्ग और कुछ कुछ रहेगा, तो बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट जूल में टिक कर देते हैं। आपसे CGS मात्रक पूछा गया है, CGS मात्रक अर्ग होगा। ठीक है, ऐसा यूनिट जूल होगा। ओके, ये है विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट इज वेरी इजी। फोर्स का यानी बल का न्यूटन हो गया, और उसको आपको भाग देना है किससे? चार्ज, जिसका ऐसा यूनिट है कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन पर कूलम। इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि ये कहां से आ गया।
ओके, विद्युत क्षेत्र को पढ़ने में और भी कई चीजों में विद्युत क्षेत्र का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम लोग अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इंसानों को ना पिक्चर्स बहुत पसंद है, किसी भी चीज को पिक्चर्स के थ्रू पढ़ना आसान होता है। तो माइकल फैराडे भी ऐसे ही थे, वो विद्युत क्षेत्र को ना, इलेक्ट्रिसिटी को लाइंस से दर्शाते थे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट है वो माइकल फैराडे का है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसका एक्सप्रेशन क्या आया, के यानी 1/4πε0 Q/r²। तो ये r² का व्युत्क्रमानुपाती है। तो r जैसे जैसे आप बढ़ाइएगा वैसे वैसे e जो है छोटा होता जाएगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। जैसे जैसे आप r को बढ़ाते जाइएगा वैसे वैसे ये छोटा होता जाएगा। ओके ना, ये एक चार्ज हमने Q रख दिया, पॉजिटिव चार्ज। हाँ, यहाँ पर मैं एक और चीज आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा यानी कि डायरेक्शन। देखिए, यहाँ पर एक चार्ज है, इस पॉइंट पर अगर आप बात करें विद्युत क्षेत्र तीव्रता के परिमाण की यानी मैग्नीट्यूड की, तो वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला डायरेक्शन की बात नहीं करता है। डायरेक्शन अब कैसे निकालेंगे, तो देखिए, यहाँ पर +1 कूलॉम का चार्ज रखिए, उस पे लगने वाला फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, राइट। तो ये फोर्स जिधर होगा उधर ही विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। तो आप इतने समझदार तो आप हैं ही कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच रिपल्सन होगा, तो बल किधर लगेगा, इधर की तरफ। तो इधर ही विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। अगर आप यहाँ बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप +1 कूलॉम चार्ज रखते हैं तो इनके बीच भी रिपल्शन यानी कि प्रतिकर्षण होगा, इधर की तरफ प्रतिकर्षण होगा तो बाहर की तरफ धक्का लगेगा इधर, यानी कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर इस दिशा में होगा। यहाँ पर इधर होगा, यहाँ पर इधर होगा, हर पॉइंट पर अलग अलग होगा। और परिमाण की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, तो नजदीक में ज्यादा होगा और दूर में कम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग एरो से दर्शाते हैं। और जितना ज्यादा वेक्टर क्वांटिटी का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, उतना ही लंबा उस एरो का लेंथ उतना ही ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 न्यूटन के बल को इतने लंबे एरो से दिखाते हैं तो 5 न्यूटन के बल को आप छोटे एरो से दर्शाएंगे, राइट। तो फिर से मैं उसी पिक्चर पे आता हूँ, ये है पॉजिटिव चार्ज और उसके चारों तरफ आप इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ, यहाँ पर, इधर की तरफ, यहाँ पर, इधर की तरफ, यहाँ पर, इधर की तरफ, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा, अगर ऐसे बना हो तो जगह काफी ले लेगा, इसलिए थोड़ा शॉर्ट करेगा। ओके, यहाँ पर थोड़ा छोटा कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए छोटा एरो। यहाँ पे और कम होगा इसलिए और छोटा एरो, यहाँ पर और कम होगा इसलिए और छोटा एरो। तो धीरे धीरे परिमाण कम होते जाएगा और एरो छोटा होते जाएगा। धीरे धीरे ये क्या होगा, एक लाइन का रूप ले लेगा, ठीक है। इस तरह का एक लाइन का रूप ले लेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइन से ही शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखिए तो किधर की तरफ जाएगा, उसको इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इधर जाएगा, तो इधर की तरफ ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। याद रखिए कि मैं अभी इसको कॉम्पैक्ट रखने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जितना होना चाहिए उससे शॉर्ट है। ओके, यहाँ पर अगर आप एक +1 कूलॉम का चार्ज रखेंगे तो किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो जिधर जाएगा उधर ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम लोग को एक डायग्राम मिल जाएगा इस तरह। ये जो लाइंस है इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। सीखने से मिला क्या, तो बहुत सारे चीजें ये हम लोग को बताता है। तो आइए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर की प्रॉपर्टीज को पढ़ें।
अभी जो मैंने आपको बताया उससे आपको पता चला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट कहां से आया। इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम लोग एरो से दिखा रहे थे तो दूर जाने पर वो एरो लाइन का रूप ले लेता है और इससे उत्पत्ति होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कॉन्सेप्ट की। ये बताता क्या है, तो मान लीजिए ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा है, इस पॉइंट पर आप अगर टेंजेंट खींचेंगे तो ये टेंजेंट इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा बताता है। ठीक है, कोई विद्युत क्षेत्र रेखा, परिभाषा की बात करें तो विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक सतत खुली वक्र है जो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दिशा को बताती है। अगर इंग्लिश में बोलूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ imaginary continuous open curve which indicates the direction of electric field at a given point। ठीक है, कैसे बताएगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, पॉइंट आप जिस पॉइंट पे कंसीडर कर रहे हैं वो पॉइंट P है, उस पे टेंजेंट खींच दीजिए, ये टेंजेंट ही बताएगा कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। दूसरा पॉइंट ले लें यहाँ पे, तो यहाँ पे टेंजेंट किधर है, इधर की तरफ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। क्लियर, डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो सबसे पहला एक डेफिनेशन में ही प्रॉपर्टी आ गया। पहला प्रॉपर्टी कि ये इमेजिनरी है, कंटिन्यूअस है और ओपन कर्व है। ओपन कर्व यानी खुला वक्र किसको बोलते हैं, जो शुरू कहीं और से हो और खत्म कहीं और हो, जिस पॉइंट से शुरू हो वहीं पे जाके ना मिले, उसको ओपन कर्व कहते हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं। ठीक है, और जाती कहां है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। क्लियर, तो ये देखिए पॉजिटिव चार्ज बनाइएगा तो पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे, नेगेटिव चार्ज बनाइएगा तो नेगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट होंगी यानी नेगेटिव चार्ज में जाके खत्म होंगी। ठीक है, और अगर आप पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को बगल में रखिएगा तो ये ऐसे जाएंगे। देखिए यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखिए, इस पे धक्का लगेगा बाहर की तरफ तो ये बाहर निकलेगा, लेकिन उसके बाद ये खींचना शुरू करेगा अपनी तरफ तो ये इधर मुड़ जाएगा, है ना। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज जाता है उधर ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह से। यहां रखेंगे तो ये इधर चला जाएगा, उसके बाद यहां रखेंगे तो सीधा उधर, यहां रखेंगे तो खींच लेगा ये अपनी तरफ। तो कुछ इस तरह का पिक्चर होता है। तो आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा, इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पर दो दो टेंजेंट हो जाएगा। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक टेंजेंट इधर हो गया और एक टेंजेंट इधर भी हो गया, तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं होता, एक पॉइंट पे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। और अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो दो दो टेंजेंट मतलब दो दो डायरेक्शन, जैसा ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये दोनों, कोई भी दो या उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। उसके बाद
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पर ज्यादा डेंस होती हैं, जहां पे ज्यादा सघन होती हैं, पास पास होती हैं, क्लोजली पैक्ड होती हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्यादा होती है। जहां पर ये स्पार्स होती हैं यानी कि विरल होती हैं, दूर दूर होती हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र कमजोर होता है, वीक होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूं तो आप देखेंगे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत सघन है, क्लोजली पैक्ड है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी, यहाँ पर मीडियम है और यहाँ पर सबसे ज्यादा विरल है, स्पार्स है, SPARS स्पार्स। ठीक है, यानी दूर दूर विरल, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम होगा। ठीक, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से ए बी सी में से किस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता सबसे ज्यादा होगी, तो आंसर इज ए। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर विद्युत क्षेत्र हर जगह समान हो, हर जगह समान हो, कहीं कहीं पर ऐसा होता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम होता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं समविभवीय तल। इंग्लिश में बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि ऐसा सरफेस, ऐसा तल जहां पे हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समान हो, उसका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो समविभवीय तल को पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस द्वारा दर्शाया जाता है। अगर कहीं पर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो तो समझ जाइए कि वहां पर समविभवीय तल है। समविभवीय तल का उदाहरण है, एक चार्ज है तो उसके चारों तरफ अगर आप एक गोला बना दें तो उस गोले का जो तल होगा वो समविभवीय तल का उदाहरण होगा, या किसी भी धातु का यानी कि मेटल का जो सरफेस होता है वो समविभवीय तल का उदाहरण होता है। तो यहां से ये आपको मिल गया नोटेशन का तरीका कि समविभवीय तल इक्विपोटेंशियल सरफेस को पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहां से आप जोड़ के भी देख सकते हैं कि आप इसको चुंबकत्व से भी जोड़ सकते हैं। चुंबक में परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, समानांतर होती हैं, क्योंकि आपको पता है परिनालिका यानी सोलिनॉइड के अंदर एक समान चुंबक क्षेत्र यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब जहां पर हर जगह हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो कैसे दर्शाते हैं, पैरेलल लाइन से दर्शाते हैं। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आपका लगभग क्लियर हो जाता है, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो 90 डिग्री बनाएंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी। इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये अगर मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस का मैंने एक और क्वालिटी बताई थी कि अगर आप मेटल पे चार्ज डालते हैं तो सारा चार्ज उसके सरफेस पे जमा हो जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। और एक क्वालिटी है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। ये याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, मेटल के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होती है। उसके अलावा लास्ट प्रॉपर्टी जो कि इसी गुण से आएगा, देखिए ये एक मेटल का टुकड़ा है, चाहे ठोस हो, सॉलिड हो या खोखला भी हो सकता है, डजंट मैटर। लेकिन अगर ये मेटल का है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर से आएंगी
और इधर निकल जाएंगी, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगा। तो मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस धातु यानी कि मेटल के अंदर से नहीं गुजरती। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर थंडर लाइटनिंग हो रही हो, बिजली चमक रही हो और आप कार में हैं तो कार के अंदर ही रहिए, क्योंकि कार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं। ओके, नाउ विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात हो गई, तो एक और छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं कि अगर E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है तो F इज इक्वल टू ई क्यू होगा। ये तो कॉमन सेंस है। तो बहुत बार न्यूमेरिकल दिया हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा और बता देगा कि इतने, पूछेगा कि इतने चार्ज में कितना फोर्स लगेगा। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 टू द पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम, तो यहाँ पर 4 कूलम आवेश को रखने से उस पर कितना बल लगेगा, तो कैसे निकालेंगे। ये Q है और ये E है, तो फोर्स इज इक्वल टू ई क्यू, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन का बल लगेगा। दूसरी चीज यहाँ पे आप ये भी याद रखिएगा डायरेक्शन के बारे में, कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और आप उस पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखते हैं, तो ये किधर जाएगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उधर ही जाएगा, यानी उधर की ही तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ही तरफ इसमें फोर्स लगेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट बल लगता है। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज में किधर, फील्ड की तरफ, और नेगेटिव चार्ज में फील्ड के अपोजिट। अब फ्लक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैं आपको डेफिनेशन बता दे रहा हूं, लैंग्वेज मिक्स्ड रहेगा। देखिए, अगर ये एक सरफेस है, ठीक है, और तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर यानी कि इसके लंबवत जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी उसको बोलेंगे इस सतह का इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है बहने वाली चीज, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं मान लीजिए इसके परपेंडिकुलर निकल रही हैं 10, तो इसका विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या फिर न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला मतलब डेफिनेशन समझ गए कि किसी सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं उसको बोलते हैं फ्लक्स। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर सतह के अंदर जा रही हैं तो फ्लक्स पॉजिटिव, और सतह से निकल रही है तो फ्लक्स नेगेटिव। इसका फॉर्मूला भी होता है, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का डेरिवेशन अभी मैं स्किप कर रहा हूं। फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, और एस क्या है, सतह का क्षेत्रफल। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड और एस क्या है, एरिया ऑफ द सरफेस। थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, ये सरफेस है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन याद रखिएगा कि किसी सरफेस का डायरेक्शन उससे परपेंडिकुलर होता है। अगर ये सरफेस है तो उसका डायरेक्शन होगा इधर,
और क्षेत्रफल एक, याद रखिएगा, सदिश राशि होती है जिसका डायरेक्शन क्षेत्रफल के लंबवत होता है। और ये मान लीजिए कि फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनके बीच का एंगल कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, अगर ई फील्ड सरफेस के साथ थीटा एंगल बनाते हुए गुजर रहा है तो वहां पे फ्लक्स हो जाएगा ई एस कॉस थीटा। मात्रा की बात करें तो फील्ड का होता है न्यूटन प्रति कूलम और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और सदिश राशि है या अदिश राशि, तो आप देख के ही बता सकते हैं कि अदिश राशि है, क्योंकि ये क्या है, दो सदिश राशि यानी दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, क्योंकि ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। ठीक है, जहां ई क्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, और एस क्या है, एरिया का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। तो विद्युत फ्लक्स भी हो गया। अब हम लोग एक छोटी सी चीज की बात कर लेते हैं जिसको बोलते हैं विभव प्रवणता। देखिए, विभव प्रवणता के पहले विभव बताना पड़ेगा, विच इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। देखिए, ये है एक चार्ज, तो यहाँ पे ना चार्ज की बात हम लोग नहीं करते हैं, यहाँ पर फील्ड को शो करना इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मैं चार्ज को शो कर ही देता हूँ, ये चार्ज क्यू है, इसके कारण एक फील्ड डेवलप हुआ है। अब आप क्या करते हैं कि बाहर एक चार्ज रखते हैं, क्यू चार्ज। ठीक है, ये कहाँ है, अनंत पर। अनंत मतलब कहाँ, चांद के पास या सूरज के पास या दोनों के परे। तो अनंत उस पॉइंट को बोलेंगे जहां पर ये इसका फोर्स फील नहीं करेगा। इतना दूर रखिए कि इसका जो बल है यहाँ पे न पहुंचे, तो उसके लिए अनंत हो जाएगा। अगर चार्ज बहुत ही छोटा है और यहाँ रखने से ही कोई बल नहीं लग रहा, तो यही इसके लिए अनंत हो गया। ठीक है, अब इसको यहां से यहां उठा करके लाना है, तो ध्यान दीजिए कि आपको कार्य करना पड़ेगा, चाहे धनात्मक ऋणात्मक, ये तो बल पे डिपेंड करेगा, चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा कैसा चार्ज है, लेकिन आपको कार्य करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे W कार्य करना पड़ता है Q चार्ज को फील्ड के अंदर लाने के लिए। तो जैसे यहाँ तक आप लाइएगा तब तो आपको बल नहीं लगाना पड़ेगा, जैसे आप फील्ड के अंदर घुसिएगा ना, वहां बल लगना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ तक लाने पर आपको W कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप 1 कूलम यानी कि इकाई आवेश को यहाँ तक लाएंगे तो उसमें जितना कार्य करना पड़ेगा उसको ही बोलेंगे इस बिंदु का विभव यानी कि पोटेंशियल। तो किसी विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर यूनिट चार्ज यानी इकाई आवेश प्लस 1 कूलम आवेश को लाने में जितना कार्य यानी कि वर्क करना पड़ता है उसको ही बोलते हैं इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव। तो मान लीजिए कि Q चार्ज को यहां लाने पर W वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो 1 कूलम को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, W/Q। यही 1 कूलम को लाने में जितना वर्क करना पड़ा वही हो गया पोटेंशियल, जिसको कि V से डिनोट करते हैं, V हो गया W/Q। तो ये हो गई विभव की परिभाषा और छोटा मोटा फॉर्मूला। और अगर आप थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एडवांस पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि ये वर्क होता कितना है, ये वर्क होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल q बाई r। ये तो वर्क हो गया, फिर उसको आप Q से डिवाइड कीजिएगा तो Q कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। और ये कैसी राशि है, तो वर्क स्केलर है, कार्य स्केलर है, चार्ज यानी कि आवेश भी स्केलर है, तो स्केलर को स्केलर से डिवाइड कीजिएगा तो आपको स्केलर ही मिलेगा। यानी कि विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क का जूल और चार्ज का कूलम जूल प्रति कूलम। तो यूनिट SI यूनिट जूल
प्रति कूलम, जूल पर कूलम, इसको वोल्ट भी बोलते हैं। जूल प्रति कूलम को ही वोल्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि कभी आपसे वर्क भी पूछ सकता है, वोल्टेज दे देगा, क्यू दे देगा और आपसे वर्क पूछेगा, वर्क इज इक्वल टू वी। तो विभव समझ गए। अब मान लीजिए कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। अब अनंत से आप +1 कूलम, अब इसको यहां उठा के लाते हैं तो आपको कुछ कार्य करना पड़ता है। उस कार्य को क्या बोलेंगे? इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो मान लीजिए आपको यहाँ पे VA कार्य करना पड़ता है, फिर अनंत से एक और +1 कूलम आगे से इसको आप B तक लाते, तो यहाँ पे लाने पे भी कुछ कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य को क्या बोलेंगे? इस B का पोटेंशियल बोलेंगे, जो कि मान लेते हैं VB। ठीक है, तो इन दोनों के जो पोटेंशियल में अंतर है, डिफरेंस है, यानी सब्ट्रैक्ट करके जो मिलेगा उसको बोलेंगे इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट के बीच जो विभव में अंतर होता है, पोटेंशियल में डिफरेंस होता है, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, डेल्टा भी लिख सकते हैं, भी जिससे आपको डिनोट करना है, क्लास 10 में तो V से ही करते थे। तो ये हो गया VB माइनस, यूनिट क्या होगा इसका? तो वोल्ट माइनस वोल्ट, वोल्ट ही होता है। यूनिट कितना हो जाएगा विभवांतर का? वोल्ट। तो ध्यान दीजिएगा कि धनावेश जो है वो धन उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ गति करता है, और ऋणावेश उल्टा, ऋणावेश जो है वो निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ गति करता है। तो विद्युत धारा को हम लोग पॉजिटिव आवेश का प्रवाह मानते हैं, इसलिए विद्युत धारा जो है वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ गति करती है। यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा था वो बता देता हूं। देखिए, एक तार है, इसका यहाँ पोटेंशियल है V1 और यहाँ बढ़ते जाता है, यहाँ पोटेंशियल हो जाता है V2। ठीक है, तो इसकी लंबाई है L मान लीजिए। तो L लंबाई जो है, उस L लंबाई के दौरान, इस L लंबाई के अलोंग इसका जो पोटेंशियल में डिफरेंस है वो कितना है? V2 माइनस V1 है। अब मान लीजिए एक आदमी पॉपकॉर्न खाते हुए जा रहा है, ठीक है, 4 किलोमीटर के रास्ते में वो 5 किलो पॉपकॉर्न खा लेता है। ठीक है, तो वो प्रति किलोमीटर कितना पॉपकॉर्न खा रहा है? तो प्रति किलोमीटर 5/4, 4 किलोमीटर में 5 केजी, तो 1 किलोमीटर में 5/4 केजी। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर L लंबाई में विभव में कितना परिवर्तन आ रहा है? V2 माइनस V1। तो इकाई लंबाई में कितना परिवर्तन आएगा? V2 माइनस V1। यहाँ लंबाई से डिवाइड किए थे ना, तो यहाँ पर लंबाई से डिवाइड करें। तो इकाई लंबाई में जो पोटेंशियल में डिफरेंस आता है, यानी चेंज ऑफ पोटेंशियल इन यूनिट चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, हिंदी में बोलते हैं विभव प्रवणता। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट या फिर विभव प्रवणता इज इक्वल टू हो जाता है विभवांतर, जिसको कि यहाँ मैं डेल्टा V से लिखना ज्यादा पसंद करूंगा, और ये हो जाता है लंबाई में परिवर्तन, इसको मैं डेल्टा L से लिखना पसंद करूंगा। चिंता मत कीजिए, L और डेल्टा L यहाँ पर आप एक ही चीज समझिए, मैं डेल्टा ज्यादा प्रीफर करता हूँ। डेल्टा क्या होता था? लंबाई में परिवर्तन, डेल्टा V मतलब विभव में परिवर्तन, चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, और ये विभव प्रवणता जो है
वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि ई जो है वो विभव प्रवणता का बराबर होती है, लेकिन साइन में नेगेटिव होती है, सिर्फ साइन में नेगेटिव होती है। ये डायरेक्शन में डिफरेंस बता रहा है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी दोनों ही एक भौतिक राशि है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट। मान लीजिए कि किसी जगह पे विभव प्रवणता है 5, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 5 होगा, ठीक है, बस साइन अपोजिट होगा। विभव प्रवणता पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, विभव प्रवणता नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव। तो यहां पर देखिए इसका यूनिट क्या मिल रहा है, विभव में परिवर्तन। इसका वोल्ट हो जाएगा, लंबाई का क्या हो जाएगा मीटर, जो कि नीचे है तो ऊपर ले जाएगा तो प्रति मीटर हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला से आता है कि विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और यूनिट वोल्ट पर मीटर। इसे क्वेश्चन भी हो सकता है कि एक तार है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट, ठीक है, तार की लंबाई है 10 मीटर, तो इसमें तार के अंदर कितना विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस को लेंथ से लंबाई से भाग दे देंगे। कितना है 220, उसको 10 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 22। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 22 वोल्ट प्रति मीटर या 22 न्यूटन प्रति कूलम, कुछ भी, जो भी आप यूनिट चूज करें। ये आंसर हो गया। तो आज के क्लास के लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर लेता हूं, वो है डाइपोल। देखिए डाइपोल क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स में बहुत बार ऐसा देखने को आता है कि लेट्स से ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के चारों तरफ घूम रहे हैं, कुछ क्लोरीन के चारों तरफ घूम रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज इसके बीच में है, इसके नाभिक में यानी न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो इसके चार्ज का सेंटर यहाँ बीच में पड़ रहा है, ठीक है, और क्लोरीन के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पे गिर रहा है और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर दे रहा है। लेकिन क्या होता है कि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा झुक जाएगा। उससे क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो क्लोरीन की तरफ चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर इधर पड़ जाएगा। तो ये जो सिस्टम है एक्चुअली में बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, आपको उतना समझने का जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर इधर खिसक जाता है, नेगेटिव चार्ज का सेंटर इधर खिसक जाता है। तो हाइड्रोजन पे एक पार्शियल आंशिक धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे एक आंशिक ऋणावेश डेवलप हो जाता है और दोनों बराबर होते हैं। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं डाइपोल। ये डाइपोल को मैंने आपको प्रैक्टिकल वे में समझाया कि होता क्या है। मॉलिक्यूल फिजिक्स में ये मॉलिक्यूल वगैरह का एग्जांपल नहीं दिया जाता है, सीधे कहा जाता है कि अगर दो इक्वल और पॉजिटिव चार्जेस यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस बीच में कुछ दूरी से, छोटी दूरी से सेपरेटेड हो, तो इस सिस्टम को बोलते हैं डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव। इस विद्युत द्विध्रुव की क्वालिटी क्या होती है, यहाँ पर आप टोटल चार्ज देखिएगा तो क्या है 0 है, प्लस क्यू माइनस क्यू जोड़ के 0। लेकिन फिर भी जब यहाँ पर आप अगर किसी बिंदु पे कंसीडर करेंगे तो देखिए यहाँ पे रखूंगा तो ज्यादा आपको समझने में सुविधा होगी। देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण होगा और एक इसके कारण होगा। तो इसके कारण कितना होगा E1 और इसके कारण कितना होगा E2, ठीक है। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किधर होगा इधर, और इसके कारण जो है वो तो नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये नजदीक है और ये दूर है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। तो पूरी तरह से कैंसल आउट करेगा नहीं करेगा, क्योंकि ये स्ट्रांग है ये वीक है। तो आपको दोनों को जोड़ करके एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, किधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो इसकी क्वालिटी क्या है कि टोटल चार्ज 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, ठीक है। इसके कारण बहुत सारी परिघटनाएं उत्पन्न होती है, इसके बारे में फिर कभी पढ़ लिया जाएगा। फिलहाल क्या करते हैं, यहाँ पर एक भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी उसको डिफाइन कर देते हैं। इसका नाम है द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं डाइपोल मोमेंट।
देखिए यहाँ पे चार्ज है Q, डाइपोल की लंबाई को ना सुविधा के लिए 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। 2L से, 2L क्या है? पूरे डाइपोल की लंबाई है। ये जो लंबाई है उसको हम लोग यहाँ पे वेक्टर मानते हैं। अगर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? इसका डायरेक्शन फिक्स होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है द्विध्रुव आघूर्ण है, उसका फॉर्मूला हो जाता है, इसका एक चार्ज ले लीजिए Q और इनटू इसकी लंबाई 2L। ये हो गया डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का? तो ऐसा यूनिट हो जाएगा चार्ज का कूलॉम और लंबाई का मीटर। तो डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है वो होता है कूलॉम मीटर, ठीक है। अब सीधे सीधे मैं बता देता हूं कि इसके कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। देखिए ये एक डाइपोल है, तो ये इसको बोलते हैं डाइपोल का सेंटर। यहां से आप इस डाइपोल के लेंथ के अलोंग एक लाइन खींच दीजिए, इसको बोलेंगे डाइपोल का एक्सिस यानी कि अक्ष, ठीक है। तो इस एक्सिस पे अगर आप कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, लेट्स से ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो अक्ष पर यानी कि डाइपोल एक्सिस पर, एक्सिस पर E इज इक्वल टू कितना होता है? सिर्फ परिमाण की बात करते हैं तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी बाई आर। ये है पॉइंट, ठीक है। पॉइंट का कुछ भी नाम रख दीजिए, लेट्स से ए, ठीक है। और इसकी दूरी है, दूरी यहां से मापते हैं, यह है आर, ठीक है। P यहां पर क्या है? तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है, क्लियर। फिर एक दूसरा केस होता है, इसको नोट कर लीजिए। ये अगर ये जो पॉइंट है वो डाइपोल के एक्सिस पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यूब, जहां p क्या है? डाइपोल मोमेंट है। दूसरा केस क्या होता है कि अगर ये डाइपोल है, अगर बीच में कोई पॉइंट है यहां पर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वहां पे 2p था ना, यहाँ पे सिर्फ p था। इसको बोलते हैं विषुवतीय तल। विषुवतीय तल, विषुवतीय तल क्या होता है? देखिए यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, ठीक है, और इस लाइन को घुमा दीजिए, गोल गोल घुमा दीजिए, तो इससे क्या होगा? एक खाली डिस्क बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा ना, इसको ऐसे घुमाएंगे तो जो ये जो डिस्क बनेगा, लेट्स से यहाँ पर एक पेपर रख दीजिए ऐसे, तो ये जो पेपर हो गया उसको बोलेंगे विषुवतीय तल, इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन या फिर विषुवतीय तल। तो जब विषुवतीय तल पर आप कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं तो उसका वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r क्यूब। ध्यान दीजिएगा यहाँ r स्क्वायर नहीं है, r क्यूब है, और p क्या है? इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, जो कि होता है q इंटू 2l। 2l क्या है? डाइपोल की लंबाई है। तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।